ॐ स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे महे। ज्ञान के आलोक से आलोकित करके कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले आदरणीय गुरुजनों को मेरा नमस्कार और प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की विभिन्न कक्षाएं स्नातक स्तर की, जिसमें बीए हो, चाहे बीकॉम हो या बीएससी हो, इनके द्वितीय वर्ष के अंतर्गत फाउंडेशन कोर्स संस्कृत इस नाम से जो पाठ्यांश स्वीकृत किया गया है, एक पाठ्यक्रम का निर्धारण विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। उसी के विभिन्न पाठ्यांशों का एक एक करके क्रमशः हम अध्ययन का प्रयास कर रहे थे और उसी क्रम में हम संस्कृत कवि परिचय के अंतर्गत महाकवियों एवं अन्य कवियों के परिचय के उपरांत आज आपके बीच में उपस्थित हैं प्रसिद्ध गद्य काव्यकार महर्षि दंडी या आचार्य दंडी के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय लेकर के। उम्मीद है यह प्रयास आपको पसंद आएगा और आप इसको विश्वविद्यालय के दूर दराज के जनपद और गांवों से में पढ़ने वाले छात्रों तक पहुंचाने का माध्यम बनोगे, उन तक इसको पहुंचाने में अवश्य ही सहयोग करोगे। प्रिय छात्रों, आचार्य दंडी की जब बात आती है तो हम देखते हैं यह एक प्रसिद्ध गद्यकार हैं और जिस प्रकार से एक बृहत्त्रयी के नाम से 3 महाकाव्यों की प्रसिद्धि संस्कृत जगत में है और जिसके अंतर्गत किरातार्जुनीयम, शिशुपालवध और नैषधीयचरितम् ये 3 महाकाव्य परिगणित किए जाते हैं, जिनके काव्यकार भारवी, माघ और श्रीहर्ष ये तीनों हैं जिन्होंने रीति काव्य परंपरा को जन्म दिया था। उसी प्रकार से प्रिय छात्रों, संस्कृत जगत के अंतर्गत 3 अत्यंत प्रसिद्ध गद्य काव्य हैं जिनके हम नाम 10 कुमार चरितम, वासवदत्ता और कादम्बरी इस प्रकार से जानते हैं। इन तीनों को गद्य काव्य त्रयी के नाम से जाना जाता है और इन तीनों के रचनाकार जो हैं वह क्रमशः 10 कुमार चरितम के रचनाकार आचार्य दंडी, वासवदत्ता के रचनाकार आचार्य सुबंधु और कादम्बरी के रचनाकार आचार्य बाणभट्ट अत्यंत प्रसिद्ध हैं इस संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में। आइए उन्हीं में से हम देखते हैं आचार्य दंडी के बारे में। प्रिय छात्रों, जिस प्रकार से भारत देश के अंतर्गत उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अंतर्गत हम विभाजित करते हैं, उसको देखते हैं उत्तर भारतीय विद्वान और दक्षिण भारतीय विद्वान। तो दंडी अत्यंत प्रसिद्ध विद्वान तो थे ही संस्कृत भाषा के, साथ में वे दक्षिण भारत के रहने वाले थे, दक्षिण भारत के निवासी थे। प्रिय छात्रों, यह विषय जो आपका पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत कवि परिचय, इसके अंतर्गत आपसे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही हो सकता है कि आचार्य दंडी किस प्रकार के लेखक थे? महाकाव्यकार थे या गीति काव्यकार थे या उन्होंने वेदों के भाष्य किए या उन्होंने गद्य काव्य की रचना की? किस प्रकार के वे लेखक थे? दूसरा पूछा जा सकता है कि आचार्य दंडी कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर भारत के रहने वाले थे, पूर्वी भारत के रहने वाले थे, पश्चिमी भारत के रहने वाले थे या दक्षिणी भारत के रहने वाले थे? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप वीडियो को देख करके
और सुन करके अवश्य इस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करने में और इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ होंगे, सक्षम होंगे और सफल होंगे। आगे आता है कि आचार्य दंडी किस समय पे उत्पन्न हुए थे, उन्होंने जन्म किस समय लिया था। तो भारतीय विद्वानों में अनेक विचारों के बाद, अनेक चर्चाओं के बाद ये निर्धारण किया गया है कि लगभग 600 ईस्वी के आसपास आचार्य दंडी का जन्म हुआ था। और इन्हीं के द्वारा रचित एक पुस्तक अवंती सुंदरी कथा के अनुसार दंडी के प्रपितामह भारवी, जिन्होंने क्रातार्जुनीयम की रचना की और जिनका अपर नाम अर्थात दूसरा नाम था दामोदर पंडित। दामोदर पंडित के ही पुत्र थे मनोरथ और मनोरथ के ही पुत्र थे वीरदत्त और वीरदत्त तथा गौरी के पुत्र दंडी थे। अर्थात दंडी के माता पिता का नाम था गौरी और वीरदत्त, दंडी के दादा का नाम था मनोरथ और दंडी के प्रपितामह का नाम था दामोदर अर्थात भारवी। इस प्रकार भारवी चौथी पीढ़ी में दंडी के पाए जाते हैं। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार इन्होंने 3 प्रसिद्ध रचनाएं की, जिनमें से एक गद्य काव्य 10 कुमार चरितम अत्यंत प्रसिद्ध है। काव्यादर्श काव्य शास्त्र पर लिखा गया इनका काफी उत्तम और श्रेष्ठ ग्रंथ है। अवंती सुंदरी कथा भी काफी प्रसिद्धि को प्राप्त है। 10 कुमार चरितम की विषय वस्तु को देखें तो यह 3 विभागों में विभाजित की जाती है। उससे पूर्व हम देख लेते हैं कि 10 कुमार चरितम संस्कृत के 3 प्रसिद्ध जो गद्य काव्य हैं, वासवदत्ता कादम्बरी और 10 कुमार चरितम में से एक महत्वपूर्ण और अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। इसको जैसे हम गद्य काव्य को विभाजित करते हैं तो गद्य काव्य का विभाजन 2 प्रकार से किया जाता है, कथा और आख्यायिका। तो ये 10 कुमार चरितम कथा शैली में लिखी गई रचना है। और 10 कुमार चरितम पर किस रचना का प्रभाव पड़ा, इसको अगर हम देखें तो गुणाढ्य की जो बृहत कथा नाम की रचना है, जो पैशाची भाषा में लिखी गई है, उस रचना का प्रभाव इस पर प्रतीत होता है। अतः 10 कुमार चरितम में अनेकों लोक कथाओं, लोक में संसार में प्रचलित किंवदंतियों का समावेश है, इसको हम देख सकते हैं। और सबसे उत्तम और अच्छी प्रकार से उस समय का जो समाज था, उस समाज में क्या क्या कुरीतियां थी, क्या क्या बुराइयां थी, किस प्रकार का छल कपट प्रपंच का वातावरण एक दूसरे के प्रति था, उस सब को बड़ी सरलता और सहजता के साथ आचार्य दंडी ने अपने 10 कुमार चरितम नामक इस कथा अर्थात गद्य काव्य में निरूपित किया है। हम देखते हैं काव्यादर्श को, तो ऐसी रचना है जिसका विशेष महत्व है और अत्यंत प्रौढ़ परिष्कृत प्रांजल यह रचना है, व्यवस्थित इसका स्वरूप है। और आने वाले इनके बाद के जो काव्य शास्त्री विद्वान हुए, उन विद्वानों पर आचार्य दंडी का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। अवंती सुंदरी कथा भी एक गद्य काव्य है, जैसे कि नाम में ही जुड़ा हुआ है कथा, तो यह भी कथा नामक ही गद्य काव्य का भेद है। अब जो इनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना है 10 कुमार चरितम, उसको हम देख लेते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, आरंभिक या भूमिका भाग, मध्य भाग और अंतिम या परिशिष्ट। और विभाजन की दृष्टि से देखें तो 10 कुमार चरितम को उच्छ्वासों में विभाजित किया गया है, जिसमें से आरंभिक या भूमिका भाग है, जिसको हम पूर्व पीठिका के नाम से भी जानते हैं, उसमें 5 उच्छ्वास हैं। और मध्य भाग जो है उसमें 8 उच्छ्वास हैं। अंतिम या अथवा परिशिष्ट या उत्तर पीठिका है, उस नाम से प्रसिद्ध है। प्रिय छात्रों,
इस ग्रंथ का नाम, इस कथा काव्य का नाम, इस गद्य काव्य का नाम 10 कुमार चरितम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें 10 राजकुमारों के चरित्र का, जीवन वृतांत का वर्णन किया गया है, अतः इसका नाम 10 कुमार चरितम पड़ा है। 10 जो राजकुमार हैं उनके नाम क्रमशः राजवाहन, सोमदत्त, पुष्पोद्भव, अपहार वर्मन, उपहार वर्मन, अर्थपाल, प्रमति, मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त, विश्रुत, ये 10 हैं। और जब कथा को हम देखते हैं तो 10 कुमार चरितम के प्रथम उपन्यास का आरंभ, मुख्य नायक जो है हमारे इस 10 कुमार चरितम के राजकुमार राजवाहन, ये हम नोट कर सकते हैं कि 10 कुमार चरितम के नायक का क्या नाम है। तो 10 कुमार चरितम के नायक हैं राजकुमार राजवाहन, और उन राजवाहन को एक बंदी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और चंपा के अभियान में राजवाहन को उसके भूले भटके सभी साथी अर्थात सभी राजकुमार साथी मिलते हैं, जो अन्य 7 उच्छ्वासों में अपनी अपनी कथा कहते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन वृतांत को जिया है, और उसमें किस प्रकार का रोमांच, मनोरंजक और कौतूहल रहा है। उन सभी घटनाओं को वे राजकुमार से एक एक करके कहते हैं, और यही घटनाएं प्रत्येक उत्तरोत्तर उच्छ्वासों में वर्णित की गई हैं। जैसे आप देखें, दूसरे उच्छ्वास में राजकुमार उपहार वर्मा की कथा है, जो अत्यंत विस्तृत है और मनोरंजन पूर्ण है। मारीची नाम के ऋषि तथा वास्तुपाल नाम के श्रेष्ठी का प्रवंचना, उसको ठगना बहुत रोचक है, और नायक के दूधशाला में अनुभव और घरों में शहद लगाना आदि हास्यपूर्ण घटनाएं। आप देख सकते हैं आज का जो समाज है जिस प्रकार से जीवन जी रहा है, उसकी एक छवि आप 10 कुमार चरितम में स्पष्ट रूप से पा सकते हैं। तीसरे उच्छ्वास में इसी प्रकार से चौथे उच्छ्वास में और पांचवें उच्छ्वास में, छठे उच्छ्वास में अन्य अन्य राजाओं, राजकुमारों की कथा का वर्णन किया गया है। प्रिय छात्रों, सप्तम उच्छ्वास की विशेष बात यह है कि उसमें ओष्ठ से उच्चारित किए जाने वाले पवर्ग का पूरे उच्छ्वास में प्रयोग ही नहीं किया गया है। उसके बारे में ऐसी कहावत है या ऐसा कहना है कि क्योंकि कथा का वक्ता जो है राजकुमार, उसके ओष्ठ को उसकी प्रेयसी ने काट लिया था, अतः उसे ओष्ठ वर्ण जो है अर्थात पवर्ग के जो वर्ण हैं उनका उच्चारण नहीं होता था, इसलिए इस पूरे ही उच्छ्वास में पवर्ग के वर्णों का उच्चारण नहीं किया गया है, प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सप्तम वर्ग में किस वर्ग के वर्णों का प्रयोग, सप्तम उच्छ्वास में किस वर्ग के वर्णों का प्रयोग नहीं किया गया है? तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं, पवर्ग के वर्णों का प्रयोग नहीं किया गया है। आगे अष्टम उच्छ्वास में विश्रुत के अनेकों साहसिक कार्यों का वर्णन है, जिनको आप पढ़ सकते हैं। आज के जो उपन्यास हैं, आधुनिक उपन्यास, जिनमें जिस प्रकार से कई कई कहानियां चलती हैं, इधर से उधर छल प्रपंच और ठगी इत्यादि खूब चलती है, उसके काफी समीपवर्ती है 10 कुमार चरितम है। और उस समय का जो समाज था, अगर हम यहाँ पर पॉइंट नंबर 21 को पढ़ें तो सर्वांगीण और यथार्थ चित्र यह 10 कुमार चरितम उस तत्कालीन समाज का प्रस्तुत करता है। जैसे आज के समाज को देखें और हम जिन कार्यों को पढ़ रहे हैं, अगर ये हो रहे हों तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा 10 कुमार चरितम हमारे आज के समाज और तत्कालीन समाज, दोनों समाजों के यथार्थ स्वरूप का चित्रण कर रहा है। जैसे द्यूत क्रीड़ा, सेंध लगाना, चालाकी, धूर्तता, प्रवंचना, हिंसा, हत्या, जालसाजी, अपहरण एवं अवैध प्रेम संबंध एक एक अथवा सामूहिक रूप में सब कथाओं में मिलते हैं। आप इन सभी कार्यों को देखें तो आज समाज में यत्र तत्र और सर्वत्र इसी प्रकार की भावना और व्यवहार लोगों के द्वारा पाया जाता है। इस प्रकार की चालाकी, धूर्तता, हिंसा, हत्या इत्यादि अनेकों प्रकार की घटनाएं हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो
दूसरा, अनेकों प्रकार के जो अब से पहले के नाटकों में या महाकाव्यों में जिनको पवित्र रूप में या पूजा के स्थान के रूप में दिखाया जाता था, ब्राह्मण, सन्यासी, राजा, राजकुमारियां और अनेकों साधुओं का इस 10 कुमार चरितम में उपहास किया गया है, मजाक उड़ाया गया है। यहाँ तक कि देवताओं को भी छोड़ा नहीं गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इनका उपहास उड़ाने के पीछे इनकी का उद्देश्य अनैतिकता का समर्थन करना नहीं है, बल्कि लोगों के अंदर जो मिथ्या मान्यताएं आ गई हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, उनको रीति रिवाज और परंपरा मान करके लोग जिनका पालन पोषण करते आ रहे हैं, उनकर चलते आ रहे हैं, उनका विश्लेषण किया है और विश्लेषण करके समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया है। और इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो मिथ्या मान्यताएं हैं उनसे समाज बचे, इनको देख करके और इनको समझ करके आगे बढ़े। आप प्रिय छात्रों, रीति काव्य परंपरा जब हमने देखी महाकाव्यों के अंतर्गत, तो एक बढ़ा चढ़ा करके विशेषण इत्यादि प्रयोग करके और खूब वर्णन, एक एक अक्षरी श्लोक, द्विअक्षरी श्लोक, त्रिअक्षरी श्लोक, इस प्रकार के श्लोकों की रचना हमने देखी, जहाँ पर काव्य अत्यंत क्लिष्टता को प्राप्त करता था। परंतु हम प्राचीन ग्रंथों को देखें तो दंडी का 10 कुमार चरितम ही एक ऐसा गद्य काव्य है जो सरल है और स्वाभाविक है। इसमें इसको पढ़ते समय किसी प्रकार की कठिनता, कष्ट का अनुभव हम नहीं करते हैं। और यह पंक्ति तो हमने बार बार सुनी है, उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम मागे संति त्रयो गुणा। तो दंडी का पद लालित्य जो है वह अत्यंत प्रसिद्ध है। तो इनकी द्वारा जो लिखा गया गद्य भी अत्यंत प्रसिद्ध है। पद लालित्य का थोड़ा सा दर्शन हम कर लेते हैं और इनकी विस्तृत अध्ययन तो इनकी पुस्तकों को करके पढ़ करके ही आप करना प्रिय छात्रों। परंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपके जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है 15 नंबर का ये पॉइंट संस्कृत कवि परिचय, उसके अंदर एक एक दो दो नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो इन्हीं पॉइंटों को समेकित करके समाविष्ट करके अगर आप अध्ययन करेंगे तो हो सकता है कि 100% आप उत्तर सही दे पाए। थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं और समापन की तरफ, विराम की तरफ चलेंगे। अगले वीडियो में किसी अन्य महाकवि को लेकर के हम उपस्थित होंगे। देखें, नील नीरद निकर पीवर तमो निविदितायाम राजवीथ्याम। ये पदों के आप पढ़ते समय अपने आप ही इनकी के प्रति एक आकर्षण और एक मंजुलता, एक मधुरता सी प्रकट हो रही है। आगे राजा राजहंस और उनकी पत्नी वसुमती के वर्णन में पदलालित्य और माधुर्य भी दर्शनीय है। अनवरत याग दक्षिणा रक्षित शिष्ट विशिष्ट विदा संभार भासुर भुसुर निकर। राजहंसो नाम गणदर्प कंदर्प सौंदर्य सौंदर्य हृदय निरवध रूपो भूपो बभूव। तस्य वसुमती नाम सुमति लीलावती कुलशेखर मणि रमणी बभूव। प्रिय छात्रों, इस प्रकार के अनेकों अनेक उदाहरण आप महाकवि दंडी के द्वारा लिखे गए ग्रंथों में पा सकते हैं और उनका अवलोकन करके और आनंद का अनुभव कर सकते हैं, रस की का आस्वादन कर सकते हैं। प्रिय छात्रों, यही कामना है कि यह प्रयास आपका सहयोग करे और आपके उन्नति में सहयोगी बने। आप इसको शेयर अवश्य करें जिससे कि सभी छात्रों तक यह पहुंच पाए। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।